जो लोग आपको डराते हैं वो सबसे डरपोक है, इसलिए आपको डराने का प्रयास करते हैं। आज के इस समारोह जिन्होंने इस आज आयोजन को सजाया है और स्वागत करें कमल सिंह जी। आप तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच देश के एक ऐसे सम्मानित निपुण पत्रकारिता के स्तंभ माने जाने वाले अशोक गांधी साहब हमारे बीच हैं। हम उनका जौनपुर की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत हमारे आयोजक कृष्ण साहब का स्वागत करते हैं। मनोज सिंह साहब विजय कृष्ण को शाल भेंट करते हुए, साथ में हैं मोहम्मद आरिफ खान, शहनवाज मंजूर, ये बधाई के पात्र हैं। रखे चिंगारियां लब पर, खुशामद वो नहीं करते। रखे चिंगारियां लब पर, खुशामद वो नहीं करते। कभी तो वान खेड़े आपकी दुनिया दीवानी है। आपकी दुनिया दीवानी है। पत्रकारिता यदि कहीं जिंदा है तो आज गांव में और कस्बे में है। शहरों में जो हम करते हैं वो पत्रकारिता है, और दिल्ली और मुंबई में तो पत्रकारिता होती ही नहीं। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए जब भी मुझे कोई न्योता मिलता है या इन्विटेशन मिलता है कि किसी जिले में जाना है या किसी छोटे जगह पे जाना है, क्योंकि दिल्ली और बम्बई के हिसाब से मैं छोटी जगह बोल रहा हूँ, तो मैं हमेशा आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस पत्रकारिता की बात हम करते हैं और जिस पत्रकारिता के नाम पे मेरा स्वागत हुआ है, मेरे नाम पे शेर पढ़ा गया है, ये सब इसलिए है कि मैं भी ग्रामीण पत्रकारिता से उठ के मुंबई दिल्ली गया हूँ। लेकिन मैंने मेरी वो आदत कहो या वो जो मेरा विरासत है, जो गांव ने मुझे दी थी, जो छोटे शहरों ने मुझे दी थी, मैं अभी भी भूला नहीं हूँ। इसलिए मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। बड़ा ताज्जुब है कितना बुरा समय आया है इस देश में। एक पत्रकारिता करने वाला आदमी सेलिब्रिटी होता है, तो पत्रकारिता करता हूँ तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारता। जिस काम के लिए मैंने प्रोफेशन जो लिया है, यदि मैं वही कर रहा हूँ, उससे ही ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो मैं सेलिब्रिटी बनता हूँ। तो आप समझ जाइए पत्रकारिता के कितने बुरे दिन आ गए। और ये बुरे दिन इसलिए नहीं आए, मैं कभी भी पत्रकारों को, कई बार लोग कहते हैं कि चैनल में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, मैं कहता हूँ मजबूरियां हैं। मजबूरियां हैं क्योंकि कोई भी पत्रकार सिर्फ कोई जज्बा लेके नहीं होता, उसका परिवार भी होता है, उसको परिवार पालना भी होता है, नौकरी भी होती है। आप चैनल में काम करते हो तब वो चैनल वैसा नहीं था। मैं जब एबीपी पे आया करता था तब एबीपी वैसा नहीं था। तो जो एबीपी में लोग ज्वाइन किए, उन्होंने अपना घर खरीदा, उसकी इंस्टॉलमेंट चालू हो गए, गाड़ी खरीदी, उसकी इंस्टॉलमेंट चालू हो गए, बहन की शादी करनी है, माता पिता का इलाज करना है, छोटे भाइयों की पढ़ाई है, सब बोझ लेके बड़े उम्मीद के साथ वो चैनल में आता है। मालिक बिक जाता है, वो बेचारा क्या करेगा? वो नौकरी छोड़ के बाहर नहीं आता क्योंकि उसने जरूरतें बड़ी बना ली। अब ये बात मुझसे भी लागू हो सकती है, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता में यदि आप बने रहें तो आपको, यदि आपकी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी, पत्रकारिता को जिंदा करना होगा, तो आपकी जरूरतें कम होनी चाहिए। आज 35 साल हो गया, मुझसे जूनियर लोगों के घर है, लेकिन मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन मेरी जो छोटी गाड़ी है, मैं कभी इंस्टॉलमेंट पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आज मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कल मैं बाहर रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कल मैं जेल में रहूंगा या कहाँ रहूंगा। इसलिए मैंने अपनी जरूरतें बहुत कम रखी, और जब जरूरतें कम रखी तो फिर आदमी निडर होता है।
जब आदमी निडर होता है तो मेरे से बहुत अच्छे पत्रकार, अच्छा बोलने वाले, अच्छा लिखने वाले इस जौनपुर में है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। फ़र्क इतना है कि कुछ मजबूरियाँ उधर है, मेरे पास जो मजबूरियाँ थी मैंने उससे निजात पा लिया। और फिर एक बार मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग आपको डराते हैं वो सबसे डरपोक है, इसलिए आपको डराने का प्रयास करते हैं। और मैंने कई जगह पे, मैंने कई भाषणों में उदाहरण भी दिया, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते उसके संबंध सभी जगह पे होते हैं। आपके अंडरवर्ल्ड के लोग भी आपके जान पहचान के होते हैं, आपके दलाल लोग भी आपके जान पहचान के होते हैं, नंबर 1 का नंबर 2 का काम करने वाले सब लोग आपके जान पहचान के होते हैं, क्योंकि खबरें वहीं से निकलती हैं। बहुत ईमानदार आदमी के पास बैठोगे तो आपको डेवलपमेंटल स्टोरीज मिलेगी। नंबर 2 का काम उसी से मिलेगा जो रिश्वत खाता है, वही बताएगा कि फला साहब ने पैसा लेके ये फाइल पास की, और खबर वही बनती है। तो आपको सबके पास रखना पड़ता है। मैं मुंबई में गया था, मुंबई में एक बहुत बड़ा, जिसको आप बाहुबली कहते हैं, मुंबई में उसको डॉन कहते हैं, वो उस शादी में मिला, मुझे बोला कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आप मुझे जानते हैं। मैंने बोला हाँ, मैं आपके नाम से जानता हूँ, 1-2 बार कहीं देखा भी है। बोले आज खाना हमारे साथ खाइए आप। तो साथ में 2-3 लोग थे, बोले चलो चलो। मैंने बोला चलो, डरना क्या इस बात का। हम उनके साथ खाना खाने गए। मुलुंड करके एक एरिया है, वहाँ उन्होंने किसी रेस्टोरेंट में फ़ोन कर दिया कि हम खाना खाने आ रहे हैं। अब रेस्टोरेंट वाला बेचारा, वेटर गाली दे रहे होंगे, रात को 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे, पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया उसने। ये भाई लोग सब बैठे एक टेबल पे, क्या खाएंगे, ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो, और मुझे आपका ये अच्छा लगता है, कभी आप हमारे घर आइए, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ सब बातें चलती रही। मेरे साथ एक फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी फंसा हुआ था, मराठी था बेचारा। वो धीरे से कहे कि मुझे अहमदाबाद सुबह फ़्लाइट पे जाना है। बोले पहुंचा देंगे आपको, चिंता ना करो। बात होती रही। रात को 1-1:30 का समय होगा, सब शांत था। अब उस भाई के लिए मेरे पास और तो कुछ बताने का था नहीं, ना पूछने का था कि भाई बताओ घर कैसा खाली करवाते हैं, मर्डर कैसा करवाते हैं, ये तो मुझे कुछ जानना नहीं था। हमने खाना खा के सोचा कि खाना खाने के बाद ख़त्म हो जाए, वो चले जाए, हम अपने चले जाए। इतने में सब शांत था, खाना खा रहे थे। मेरे हाथ से एक चम्मच नीचे गिरा, चम्मच की आवाज़ ठन करके उस रात के अंधेरे में हो गई। वो भाई इतने ज़ोर से उठा कि उसकी चेयर पीछे खिसक गई। 3-4 उसके जितने भी चमचे थे वो सब इधर उधर देखने लगे, कौन आया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने बोला क्या हो गया, नहीं इधर इधर आवाज़। मैंने चम्मच गिर गया। अरे क्या तुम चम्मच गिराता है रात को, क्योंकि वो 24 घंटे डर रहा है कि वो इसको कोई मारेगा। तब मुझे हंसी आई कि इसको लोग डॉन कहते हैं, एक चम्मच गिरने से डर गया, उससे तो ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तो जिस दिन आपने ये गांठ बांध ली कि आपको जो डराता है वो सबसे बड़ा डरपोक है, और यदि आपको वो डरा रहा तो आप ताकतवर हो, इसीलिए आपको डराने का प्रयास कर रहा है। वो आपसे डर रहा है, इसलिए आपके ऊपर वो मैसेज भेज रहा है। जिस दिन आप ये बात बांध लोगे उस दिन आपको कोई डरने की बात नहीं है, कोई पत्रकारिता में रोक नहीं होता। कई वाकये हैं, कई चीज़ें हैं, कई बातें करनी है, क्योंकि आप मेरे अपने हो। या मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया या भाषण देने नहीं आया। वर्तमान स्थिति पत्रकारिता की बहुत बुरी है, और ये बुरी इसलिए भी है, इसमें हम भी कुछ जिम्मेदार है। क्योंकि कई होता यह है कि जब मालिक चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है, दिल्ली के एक ब्यूरो चीफ को, हमारे मित्र थे एक अखबार में हिंदी के, वो मालिक उसको कह रहा था कि भाई रामविलास पासवान जी मंत्री थे कम्युनिकेशन में। वो मालिक बार बार कहे कि अरे भाई बताओ, वो हमारे वो 3 ट्रांसफ़र बोले, वो हुए नहीं। उसने भी जाके 3 ट्रांसफ़र करवा दिए। रामविलास मिले मालिक से, तो उसको बोले कि आपके 5 ट्रांसफ़र हमने कर दिए। तो मालिक ने ब्यूरो चीफ को बोला हमने तो 3 ही दिए थे। बोले भाई साहब 2 मेरे भी थे, जब मैं आपके 3 करवाऊँ तो 2 मेरे भी करने दो। जब 3 के पैसे आप कमा रहे हो तो 2 के मुझे भी कमाने दो, क्योंकि चक्कर तो मैं काट रहा हूँ। तो ये अक्सर होता है, यदि मालिक भ्रष्ट हो तो फिर नीचे भी आदमी थोड़ा बहुत हाथ करता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मालिक अच्छे मिले शुरुआती दौर में। अब तो कोई मालिक है नहीं, क्योंकि कोई रखना नहीं चाहता, तो हमने अपनी खुद की दुकान शुरू की। देखो कहाँ तक चलती है, कहाँ तक लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन आज के डेट में हमें सिर्फ पत्रकारिता, मैं बार बार कहता हूँ कि पत्रकारिता का एक पेशा है, एक डॉक्टर का पेशा है, एक शिक्षक का पेशा है, और एक जवान का पेशा है। ये मात्र पेशा नहीं है, इसमें एक सामाजिक दायित्व का एक बोझ है। डॉक्टर के ऊपर है, शिक्षकों के ऊपर है। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं करता,
उसको समाज गढ़ना होता है। डॉक्टर मात्र पैसे लेने के लिए नहीं करता, उसको अपने मरीजों का विश्वास और उसकी ज़िंदगी के लिए लड़ना होता है। और जो फौज पे जो जवान लड़ता है वहाँ पे, वो कभी तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता, वो देश के लिए लड़ता है, उसका एक रहता है। वैसा पत्रकारिता का है। पत्रकारिता आपको मात्र 2 टाइम की रोटी रोजी कमाने का जरिया नहीं है। पत्रकारिता एक समाज को कुछ देने की भी ज़रूरत है। तो समाज को हम क्या दे सकते हैं? आज के डेट में प्रबोधन को समाज तो कर नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे बाबा आ गए, वो इतना सारा बता देते हैं कि उसके सामने हम बौने हो जाते हैं। और रही बात बाकी, तो हमारे नेता ही खुद मन की बात, तन की बात, जन की बात करते हुए प्रबोधन शुरू करते हैं। ऐसे में सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि चीज़ गलत क्या हो रही है। और गलत और सही के मायने एक ही है कि हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास एक समाज है, हमारे पास एक समाज की परंपराएं हैं। वो परंपरा हमें धरोहर में मिलती है। यदि उसी परंपरा का निर्वाह हम करें और हम देखें कि ये परंपरा वहाँ से यहाँ तक चलती आ रही है और इस परंपरा को कहीं छेद होता है, तो ये समाज में तुष्टिकरण होता है। आज के डेट में खबरें टीआरपी की होती है। खबरें क्या होगी? एक मुसलमान ने एक हिंदू को मारा तो ये बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन एक मुसलमान ने 4 हिंदुओं को बचाया, ये खबर कहीं नहीं मिलेगी आपको। पूरे पहलगाम में एक ही खबर बार बार होती है कि धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। लेकिन लोग जो बचे हैं उनको पूछिए बचाया किसने? जिसने बचाया उसने धर्म पूछ के नहीं बचाया। कंधे पे लेके भागा है एक मुसलमान एक हिंदू के बेटे को, और वो बीजेपी का ऑफिस बेरर है सांगली जिले का। उसने कहा कि आप महिलाओं की चिंता मत करो, ये महिलाओं को नहीं मार रहे हैं, आप मेरे साथ आओ। एक समय ऐसा आया कि उसने कहा कि मेरे बेटे के पास घर का एड्रेस है, उसको घर पहुंचा देना भैया, अब मैं नहीं दौड़ सकता। तो उस मुसलमान ने उसका हाथ पकड़ा, बोला मैं बेटे पे कंधे पे रखा और उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए अपने घर ले जाके उसको घर में बंद कर दिया कि मेरे घर में आप 2 दिन रहिए, बिल्कुल चुपचाप रहिए, आप चिंता मत करिए, आप अपने घर में बात करके बता दीजिए कि आप सुखरूप है, मैं आपको पहुंचाता हूं। कई लोग ऐसे हैं कि मुसलमानों ने पैसा दे के उनको घर पहुंचाया। ये खबरें क्यों नहीं आती? ये खबरें क्यों नहीं आती? क्या इसका टीआरपी नहीं होता? होना चाहिए। कैराना के बारे में, इसी उत्तर प्रदेश का कैराना है ना, कैराना के बारे में बोला गया था कि मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। एक चुनाव में अमित शाह जी ने प्रचार वहां से शुरू किया, घर घर जाके, कि बीजेपी आएगी तो यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं खुद कैराना गया, मैंने बोला ये सुनने के बजाय एक बार जाना चाहिए वहां पे। वहां जाके देखा तो कोई बात करने को तैयार नहीं साहब। तो मैंने एक पत्रकार को फोन किया देहरादून, मैंने बोला यार किसी को बोलो। तो उसने कहा कि यहाँ एक व्यापारी संगठन है, उसका अध्यक्ष है अग्रवाल, उससे बात करिए। उसने फ़ोन किया कि यार ये अच्छे आदमी है, आप बात करो। मैं उनसे मिलने गया, वो बोला क्या बात करें आपसे, आप पत्रकारों ने नरक कर दिया हमारे कैराना का, आप लोगों ने हिंदू मुसलमान किया है, क्या बात करूं मैं आपसे। बोला कभी कैराना में आके रहिए आप, या 2 बार ईद मनती है और 2 बार दिवाली मनती है। तो मैंने बोला वो कैसे? बोले जब हमारी दिवाली मनती है तो मुसलमानों की भी दिवाली मनती है, उनके घर पे रोशनाई होती है। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन होता है तो हमारे मुस्लिम बंधु हमारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं कि इनके यहाँ पूजा हो गई होगी तो मैं इनको बधाई दूं। और जब ईद होती है तो हमारे भी दुकानों पे रोशनी होती है और हम भी नए कपड़े पहन के उनके यहाँ ईद मुबारक करने जाते हैं। बोले हम अग्रवाल हैं, हमारे में कोई जैन है, कोई ब्राह्मण है तो उनके यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, क्योंकि कुछ बंधु हमारे ऐसे भी आएंगे। बोले एक खबर देने में तुमको शर्म आती है? बोले मैं यहाँ रहता हूँ कैराना में, मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। उस गांव में 3 हिंदू परिवार है, बाकी सब मुसलमान परिवार है। एक मेरा अग्रवाल का परिवार है, एक परिवार यादव है और एक परिवार शेड्यूल कास्ट है। बोले मेरे माता पिता गांव में हैं, अब उतनी वृद्धावस्था हो गई तो मुझे लगा कि भाई बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा घर है कैराना में, तो मैं कैराना में लेने गया। पिता ने बोला बोले मैं गांव छोड़ के नहीं आऊंगा। तो बोला मैंने डांटा पिताजी को। जब मैं पिताजी को डांट रहा था तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पूरे गांव ने कहा कि ये पिता तेरे नहीं हमारी जिम्मेदारी है भाई, इनके आंखों में आंसू नहीं देख सकते हम, तू चला जा कैराना, हम बैठे हैं यहाँ पे। आज बोले मेरा पिता का पूरा गांव केयर करता है और सारा मुसलमान है। लिखोगे वानखड़ी जी आप ये, इसका खामियाजा क्या होता है? बोले मेरा बेटा 28 साल की उम्र हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी। जब भी कोई रिश्ता करने जाओ कैराना बोलते से लोग हाथ ऊपर कर देते थे कि ओ मुसलमानों का
मिनी पाकिस्तान है, बेटी नहीं देंगे। बोले आखिर दिल्ली का एक रिश्ता था, हमने उनको कहा कि भाई साहब हमारा खैराना पाकिस्तान है कि नहीं है, ये आप एक बार आके देखो। आप देखो, आप चुपचाप आइए, बगैर बताए हमको होटल में रहिए, जब जाना हो हमको फ़ोन करिएगा, होटल का बिल हम देंगे, चाहे रिश्ता हो ना हो। आप बोल दीजिए मिनी पाकिस्तान है तो ठीक, और आपको अच्छा लगा तो ठीक, जाइए। 15 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आज रोका करना है शाम को, बेटी इसी गांव में देनी है, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा सेफ हमारी बेटी खैराना में है। यह खबर छापोगे या वानखड़े जी आप, ये नहीं खबर छापोगे। ये वस्तुस्थिति है। महाराष्ट्र के कोकण में एक गांव है, आप सब बहुत सारे मुस्लिम बंधु हैं यहाँ पे, आप मुझे बताइए कभी किसी ने दिवाली की नमाज सुनी है? शुक्राने की नमाज सुनी, ये नमाज वो नमाज, दिवाली की नमाज सुनी है आपने कभी? उस गांव में दिवाली की नमाज होती है। उस गांव में मुस्लिम परिवार मात्र 20-25 है, एक मस्जिद है। गांव में दिवाली होने के बाद, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन होने के बाद फटाके आतिशबाजी शुरू हो जाती है। उस गांव में लक्ष्मी पूजन के बाद आतिशबाजी नहीं होती। लक्ष्मी पूजन होने के बाद पूरा गांव उस मस्जिद के पास आता है। मस्जिद में अंदर मुसलमान बंधु दिवाली की नमाज पढ़ते हैं, और नमाज खत्म होने के बाद जब बाहर आते, गले मिलते, फिर आतिशबाजी चालू होती है। क्या ये खबर कोई छापने को तैयार है? बताने को तैयार है? ये खबरें हैं, ये खबरें होगी तो कौन मुसलमान यहाँ इनसिक्योर होगा? उसी कोकण की बात बताता हूँ। गणपति का एक हर साल त्यौहार होता है गणपति का, और महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, 10 दिन के गणपति होते हैं। तो एक गांव में उन्होंने गणपति के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखा था, टीन शेड, गणपति यहीं विराजमान होंगे। एक आंधी आई, टीन टप्पर उड़ के चले गए, गणपति आ गए। उन्हें पेड़ के नीचे एक टेम्परेरी शामियाना करके, गांव में क्या होता है, किसी के यहाँ से साड़ी उठाई, किसी के यहाँ उठाया और बना के रखा। सामने मस्जिद थी, मस्जिद के मौलवी गए, बोले ये गणपति बापा बाहर क्यों है? बोला नहीं अभी वो टीन शेड, अभी टाइम भी नहीं हमारा। तो बोले ये इतनी मस्जिद काहे की खाली पड़ी है क्या? गणपति वहां से उठ के मस्जिद में विराजमान हुए। 10 दिन गणपति की पूजा मस्जिद के अंदर हुई। कोई छापने को तैयार है? कोई दिखाने को तैयार है? ये सामाजिक दायित्व है। मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हो गांव का नाम, मैंने ये लो गांव का नाम, जाके देखो, लेकिन वहां जाके धमकाना मत, तलवारें मत बांटना। अभी एक गाजियाबाद में केस हुआ, तलवारें बांटी जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदू परेशानी है इसलिए यहां तलवारें बट रही है। मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, इन सारे जितने भी ये तलवारें बांटने वाले, इनको बांग्लादेश क्यों नहीं भेजते? बांग्लादेश जाके वहां करो ना। यहां कौन क्या है? यहां हम विकास की बात करेंगे, कौन सा एजेंडा चलाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। इसलिए गाड़ी में भी आप बात आ रहे थे तो किसी ने मुझे कहा कि मुसलमान बिल्कुल हाशिए पे, मतलब कहां हाशिए पे है? क्यों आप इस नरेशन में उतरते हो? चंद टीवी की 2 खबरें सुन के आपको लगता है कि मुसलमान। मैं पूना में था, पुणे में कैंप करके एरिया है जहां बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। जो पुणे के अंधभक्त है उसको पाकिस्तान एरिया कहते हैं, है वो मिलिट्री का कैंप, मिलिट्री एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है। मेरा एक फंक्शन था, वहाँ पे भाषण हुआ, छपा अखबारों में। दूसरे दिन एक नेशनल एग्जीक्यूटिव है हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की, उसके लिए मुझे रुकना था। तो एक का फ़ोन आया, आप बड़ा मुश्किल से आपका नंबर मिला, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैंने आइए। तो शाम को आके मिला, बोला कल संडे है, आप है? मैंने हाँ। क्या आप 1 घंटे के लिए हमें टाइम दे सकते हैं? मैंने क्यों नहीं, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं पहुँचता हूँ। मैं पहुँचा, बेसमेंट में 50 से 60 मुस्लिम लोग बैठे हुए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, सब पोस्ट ग्रेजुएट, हाईली एजुकेटेड। सबका सवाल ये था कि क्या होगा। मैंने सामने एक सीए बैठे थे, मैंने बोला आप चार्टर्ड अकाउंटेंट? बोले हाँ। बुजुर्ग थे, मैंने पुरानी फर्म है? हाँ। कितनी फाइलें हैं आपके पास? तो हंसते हुए बोले कुछ 5-6 हज़ार के आसपास होगी। मैंने कितनी हिंदू मुसलमान फाइलें हैं? बोले वो तो जीवन में नहीं चेक किया। मैंने पिछले 3 साल में कितने हिंदुओं ने फाइलें वापस की? बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने जब सारे हिंदू आप पे विश्वास रख के आपसे रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, आप काहे परेशान हो भाई, इधर ये हो रहा है उधर ये हो रहा है करके अपने घर में क्यों आग लगा रहे हो? एक प्रोफेसर था, उसको मैंने पूछा, बोले नहीं मुझे तो कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला। तो बोला आप क्यों चिंतित है फिर? नहीं ये से सुनते हैं। मतलब मत सुनिए ना, आप अपने यहां देखिए कि मेरे नेक्स्ट डोर क्या होता है। यदि मेरे नेक्स्ट डोर जो मेरे इमीडिएट जो
पड़ोसी है, यदि वो ठीक है तो मैं काहे चिंता करूं भाई। उसमें से कितना सच है, कैराना का सच तो मैंने आपको बताया, और मेरा चैलेंज है कोई भी कैराना पत्रकार जाए मुझे बताए, मैं आपको व्यवस्था करता हूं वहां पे जाके देखिए क्या है। बार बार हिंदू मुसलमान करना, हिंदू मुसलमान करना, एक नरेशन बनाने का प्रयास करती है सरकारें। औरंगजेब था, औरंगजेब से ज्यादा जुल्मी कोई तानाशाह रहा नहीं। उसने सिर्फ हिंदुओं पे नहीं, उसने सभी पे जुल्म किया। उसने अपने भाइयों को ही काट फेंका। अब उसके भाई हिंदू तो थे नहीं। उस औरंगजेब का क्या हुआ? हिंदू तो तब खतरे में नहीं था। 65 साल तथाकथित कांग्रेस का कुशासन चला, तथाकथित, चलो मान लिया। अंग्रेज आए तब हिंदू तकलीफ में नहीं था। अब क्या हो गया, जब पिछले 11 साल से 56 इंच का सीना राज कर रहा है दिल्ली में, अब हिंदू खतरे में कहां से आ गया? सिंपल सी बात है, क्यों हिंदू खतरे में है? बांग्लादेश में यह हो रहा है, आपने यहां क्रिसमस होने दिया? आप जब यहां क्रिसमस नहीं होने दोगे तो अमेरिका में वो दिवाली मनाने देंगे क्या? याद रखिए आप। या क्रिसमस के टाइम पे हुजूम मचा, सेंटा क्लॉज को तोड़, ये तोड़, वो तोड़। कल उन्होंने यहां पीटना शुरू कर दिया हिंदुओं को, वहां पे अमेरिका में। आप जाओगे तलवारें लेके वहां पे? अरे पूरा दुनिया ग्लोबल हो गया भाई। लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में भारतवासी बाहर हैं। उनकी जान माल की कीमत कौन हिफाजत करेगा? दिवाली यदि व्हाइट हाउस में मनती है तो हमारे यहां ईद मनने में क्या प्रॉब्लम है? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में या राष्ट्रपति भवन में एक इंडियन ओरिजिन का आदमी इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आप तालियां बजाते हो और सोनिया गांधी को विदेशी कहते हो। कौन सा दोहरापन है ये? इस पे सवाल तो उठाने पड़ेंगे, और सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर क्या कहेंगे भाई? जो लोग सनातनी हिंदू है, मैं उनको भी कहता हूं, आप कहते हो कि गीता से बड़ा ग्रंथ नहीं है। गीता क्या है? सवाल जवाब ही तो है। यदि अर्जुन सवाल ही नहीं पूछते तो गीता का जन्म ही नहीं होता। उसमें कितने सवाल है अर्जुन के और श्री कृष्ण जवाब देते हैं, वही गीता है। सवाल पूछने चाहिए, हर एक को सवाल। मैं तो बोलता हूं कि सवाल पूछो आप। हम जब गांव से आए, मैं तो बहुत ही प्राइमरी टीचर का लड़का हूं साहब। मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए तो 2500 रुपये तनख्वाह थी उनकी। छोटे से गांव में आया हूं। मेरे गांव में मुझे बस ड्राइवर सबसे बड़ा आदमी लगता था, और बचपन पे लगता था कि बड़ा होकर बस ड्राइवर ही बनाना, इतनी बड़ी बस ऐसा चलाता है वो। उस गांव से मैं आया। जब मैं शहर में आया, 5 स्टार होटल में जाता हूं, आज भी मैं विदेश जाता हूं तो इतना बड़ा लिखा रहता है मेनू में, नहीं समझ में आता भाई अपने ये है क्या चीज, और कितने लोग इसको खा सकते हैं? क्योंकि मैं वहां पैसा देता हूं, फ्री में तो खाने नहीं आया। एक दाल तड़का का यदि मैं 400 रुपये दे रहा हूं तो मैं उसको बोलता हूं वेटर को कॉल द शेफ, और शेफ आता है। मैं बोलता हूं ये क्या चीज है? ये अंग्रेजी में मत बता, लेंटिन इन फ्राइड दिस थिंग एंड दैट थिंग एंड हर्ब्स एडेड। बोलता है सर ये दाल तड़का है। मैंने अच्छा, हम 3 लोग हैं, एक ऑर्डर में हो जाएगा? बोले हो जाएगा। लोग बोले यार तुम कैसे पूछते हो? मैंने जो मालूम नहीं वो पूछना चाहिए भाई, कोई भी चीज पूछो। और मैं एक किस्सा ओरिजिनल हुआ है मेरे साथ। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था। मैं अकोला छुट्टियों में जब भेजते थे तो एक ट्रेन से सबको बच्चों को भेजते थे पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी हर जिले में। तो मेरे चाचा मुझे अकोला में रिसीव करने आए, और मैं तब 7वीं 8वीं में था। तो जैसे ही चाचा मेरे एग्रीकल्चर कॉलेज में काम कर रहे थे तो वो मुझे लेके बाहर आ गए, और उन्होंने पूछा जैसे ही ट्रेन से बाहर आए कुछ खाएगा? मैंने हाँ। अब सैनिक स्कूल का खाना खा खा के पक गया था मैं, तो बाहर उन्होंने रेस्टोरेंट में ले लिया। अब रेस्टोरेंट में इतनी सारी चीज़ें, अब वो बच्चा देख के बोलता कि ये खाऊं कि वो खाऊं। तो बोला बता क्या खाना है? इतने में मेरे पड़ोस में एक आदमी बैठा, वो बोला एक मारा मारी। मैंने बोला मारा मारी मतलब कहीं तो भी नया आइटम दिखता है, ये अपन ने नहीं खाया। तो बेटा बोला मेरा 2 मारा मारी। वो 2 चाय लेके आया। मैंने ये क्या है? बोले चाय है, जैसा बादशाही स्पेशल मसाला, वैसा अकोला में एक चाय मारामारी के नाम से जाती है। चुपचाप चाय पी और निकल लिए।
न पूछने का। यदि मैं उसको पूछता भाई ये मारामारी कैसी होती है, वो मीठी होती है नमकीन होती है, तो मुझे बताता। तो ये अक्सर मैं कहता हूं सवाल पूछने चाहिए, और सवाल सरकार से भी पूछने चाहिए, सवाल विपक्ष से भी पूछने चाहिए। और यदि इनको सवाल का जवाब देने में शर्म आती है तो हमें बेशर्म होकर वो सवाल बार बार पूछने चाहिए। और सवाल पूछने ही है पत्रकारिता है, और क्या है। मैं कोई नया बात नहीं करता, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं। और सवाल पूछने पे यदि सरकार असहाय होती है तो सरकार आपको घेरती है कि ये कहाँ है, इसने कोई ज़मीन ली क्या, इसने इसके अकाउंट में कितना पैसा है, इसको किसी ने कैश दिया क्या, इसका और क्या है। जब आपके पीछे कुछ रेला ही नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ये लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे। मैं जानता हूँ ग्रामीण पत्रकारिता के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। शहरों में पैसा मिलता है, वो ग्रामीण पत्रकारिता में नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि किसी भी पत्रकार को एक दूसरा अच्छा एक कोई काम शुरू कर लेना चाहिए। बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसमें आप ट्यूशन चालू कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन का काम शुरू कर सकते हैं। जब मोदी जी आए और उन्होंने हमको जॉबलेस बनवाया तो 6 महीने का पीरियड ऐसा भी था कि कोई चैनल बुला नहीं रहा था, सब इनकम खत्म हो गई थी। तो क्या करें, हमने ट्रांसलेशन शुरू किया। हमने कई किताबों का ट्रांसलेशन करके पैसा मिला। बाद में पता पड़ा कि विज्ञापन एजेंसी जो ट्रांसलेट करवाती है वो 2 लाइन ट्रांसलेट करने का 20-20 हज़ार रुपये देती है। मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया काम है, उससे अच्छा काम तो ये है। काम वो भी होता है, लेकिन यदि हम किसी से पैसा लेके काम करें तो फिर उसके बोझ के तले बैठना होगा। और ये आपको बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मुझे शरद पवार जी ने लोकसभा ऑफर की थी, मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन मैं उनके खिलाफ बोलता भी बहुत हूँ। तो मैंने बोला मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा। डीपी त्रिपाठी जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, वो मैसेज लेके आए थे। उन्होंने कहा कि यदि आप लोकसभा हारे तो साहब आपको राज्यसभा में ले आएंगे, ये साहब का प्रॉमिस है। मैंने फिर भी नहीं। इस बार मैं जब नासिक में उनके एनसीपी के अधिवेशन में मुझे स्पीकर करके बुलाया था, मेरे भाषण होने के बाद शाम को मुझे सुप्रिया जी ने पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी, तुमने ये क्यों ऑफर मना किया। मैंने कहा कि मैं बताऊंगा तो बहुत बेतुका लगेगा और तुम हंसोगी। बोले नहीं मैं जानना चाहती हूँ। मतलब मैं जब अब शरद जी को मिलने जाता हूँ, इस अवस्था में वृद्धावस्था में भी जब वो मैं बाहर निकलता हूँ तो वो छोड़ने आते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं साहब आप बैठिए। फिर भी वो जब तक मैं गाड़ी में बैठ के गाड़ी निकलेगी नहीं तब तक पोर्च में खड़े रहेंगे। मतलब जिस दिन मैं राज्यसभा लूंगा उनसे, उस दिन उनके गाड़ी का दरवाजा मुझे खोलना पड़ेगा। डिफरेंस इज ओनली ऑफ द ओपनिंग ऑफ द डोर। और यही कारण है, यही चीज है जो आपको आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए बताती है। मैं बता रहा हूं आपको, आप दिल्ली आएंगे, अरे जितनी सांसदों की स्थिति बदतर है, मंत्रालय के प्यून भी डांटते हैं उनको। और ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जब कोई सांसद जाके लिफ्ट के सामने खड़ा होता है तो प्यून धक्का देता है, बोलते मंत्री की लिफ्ट है उधर जाओ। अब हिंदी में सांसद कहते हैं, मराठी में खासदार कहते हैं। तो हमारे मराठी का एक सांसद था, बोला मैं खासदार हूं। अरे बोले कौन सा दार, उधर जा। फिर उसका पीए भागते भागते आया, बोला सांसद साहब है। हाँ फिर बोले ना सांसद है, कार्ड है, बोले हाँ कार्ड दिखाओ। तो उसने अपना कार्ड दिखाया, बोले हाँ फिर जाओ इस लिफ्ट से। बोले साहब 1760 लोग आते हैं, किसकी शक्ल याद रखें। ये सांसदों की स्थिति है, मैं बता रहा हूं। कोई बहुत इज्जत नहीं है, बहुत बुरे हाल है। उन सांसदों की इज्जत है जो पार्लियामेंट में अच्छे सवाल पूछ के सरकार को घेरते हैं, सरकार उसको इज्जत देती है। बाकी हाथ खड़े करने वाले बहुत है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो इस कैबिनेट को कहता हूं कि एक कव्वालों की टोली है, 2 गाते हैं और बाकी ताली बजाते हैं। तो कुल मिलाकर पत्रकारिता में मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया, मैं आप लोगों के सामने आपको नमन करने आया हूं कि थोड़ी बहुत पत्रकारिता जो जिंदा है वो मेरे वजह से नहीं है। मेरी खबरें आप जितनी भी न्यूज़ लॉन्चर पे देखते होंगे, वो आपकी दी हुई खबरों से ही मैं खबरें उठाता हूं। मैं विश्लेषण करता हूं, मैं रिपोर्टिंग नहीं करता। और रिपोर्टिंग करने का काम आप लोग करते हैं, आप गांव खेड़ी की खबरें देते हैं। उस खबरों का विश्लेषण करके हम वास्तविकता क्या है, देश किस मोड़ पे है, ये जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब भी पत्रकारिता में ग्रामीण क्षेत्र में जाने का होता है, और मैं दिल्ली मुंबई अवॉइड करता हूं क्योंकि मेरे जैसे ही सब बैठे हैं।
4 पत्रकार बैठेंगे तो यही बात होगी कि तूने उस वो फ्लैट ले लिया उस स्कीम में। बोले हाँ, बिल्डर सुन नहीं रहा था, फिर साहब से फ़ोन करवाया, फिर उसका एनवायरनमेंट का काम था तो एनवायरनमेंट सेक्रेटरी से फ़ोन करवाया तो उसने मुझे थोड़ा कम करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई हमारे यहाँ डिस्कशन होता नहीं। यदि मुंबई दिल्ली में पत्रकारिता वाकई देश की समस्याओं पे बात करता तो बात कुछ और होती। आज अखबार देखिए आप, इंडियन एक्सप्रेस या जनसत्ता, 1-2 अखबार है ऐसे जो थोड़ी बहुत खबरें देते हैं, बाकी जगह पे सिर्फ भाट अभियान चल रहा है, भटेती चल रही है, बस सरकार का महिमा मंडन चल रहा है। और फिर लिखने वाले भी बेशरम होकर लिखते हैं, क्योंकि आज श्रीकांत वर्मा जी के नाम से दे रहे हैं हम अवार्ड, तो श्रीकांत वर्मा जी की बात करें और भाषा की बात नहीं करें। अभी एक चैनल पे मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को टेलीफोन पे आंखों में आंखें डाल के डांटा। अब मैंने फ़ोन किया उसके प्रोड्यूसर को, तो बोला हाँ भाऊ क्या हुआ? मैंने ये कौन था रे, किसने लिखा स्क्रिप्ट? बोले क्यों? मैंने ये नहीं, टेलीफोन पे आंखों में आंखें कैसे डालते मुझे सुनना है यार। अरे भाऊ अब छोड़िए। बोले यही चलता है आजकल, क्या करें। उसी को अवार्ड मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस आगे पीछे, आंखों में टेलीफोन पे आंखों में आंखें डाली। कोई हमारे यहाँ हम हमेशा कहते हैं कि खबर जो है, खबर ऑथेंटिसिटिक होनी चाहिए, क्योंकि आपका दर्शक जो है बहुत विश्वास रखता है आप पे। इसलिए जब भी हम खबर, हमारे यहाँ पे भी कई खबरें मर जाती हैं। खबरें इसलिए मर जाती है कि उसका चेक नहीं हो पाता, कि वो वेबसाइट एक बात कर रही है, दूसरी वेबसाइट एक बात कर रही है, तीसरी वेबसाइट एक बात कर रही है। अब खबरों के पीछे खबरें करने के लिए आपके पास तो लोग होने चाहिए। हमारे पास कम से कम हमारे पैनल पे, मतलब जिनसे हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 से 4 रिटायर्ड जस्टिस है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 8 से 10 है। जब कोई निर्णय आता है कोर्ट का तो हम पूछते हैं कि इसके मायने क्या है। अरावली पे निर्णय आया कोर्ट का कि अरावली में स्टे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को स्टे दिया और शुरू हो गए कि अरावली की विजय हो गई, अरावली की विजय हो गई। हमने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछा, बोला बेवकूफ बनाता है, ही हैज बेल्ड आउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ लाखों के तादाद में युवा बच्चे उतर गए थे, जिनको हम जेन जी कहते हैं। और ये हरियाणा से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक जब लोग उतरे, गुजरात तक, सरकार को पसीना आया। सरकार बैकफुट पे नहीं जाना चाहती थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया अपने ही निर्णय पे। ये सरकार को बेल आउट करने का प्रयास होता है। एक ऐसा ही केस और आया कि राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी का चार्जशीट था उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। राहुल गांधी को रिलीफ मिला, सरकार की ईडी के मुंह पे तमाचा। अरे कुछ नहीं था भाई, उसका जब हमने निर्णय पढ़ा तो हमको पता पड़ गया ये तो राहुल गांधी को और फंसाने का काम किया उन्होंने। मैंने बोला ये जज को, हमने बोला हमारे प्रोग्राम में, इस जज को कहीं ट्रेनिंग के लिए भेज लेना चाहिए। एक कैसा जज, इसको किसने बनाया जज? इसको जो भी लोग यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करते हैं, ये कॉमन सेंस है। कोई पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है, कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के अनुसार साक्ष्य इकट्ठा करके चार्जशीट फाइल होती है और कोर्ट में जाती है। कॉमन सेंस है। जब कोर्ट में चीजें जाती है तो जज क्या देखते हैं, कंप्लेंट क्या थी, एफआईआर कब रिलीज फाइल हुई, किस सेक्शन में फाइल हुई और चार्जशीट क्या कहती है, यही देखेगा ना। इस महामहिम जज ने सिर्फ चार्जशीट ली, एफआईआर देखा ही नहीं। उसमें 6 महीने डिस्कस किया, 6 महीने के बाद इसने निर्णय लिया। वो निर्णय 4 बार लंबित रखा और 4 बार के बाद वो कहता है कि इसमें एफआईआर ही तो नहीं है, तो चार्जशीट कैसा फाइल हुआ? अरे मूर्ख, ये तो तुझे पहले दिन ही समझ में आना चाहिए था। आपने टाइम इसलिए लिया कि आपको एफआईआर दर्ज करवानी थी। इसी बीच ईओडब्ल्यू से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। यह सरकार को दिया हुआ एक रास्ता है, आपको उसको हिट करना है। आपको मात्र हो गया राहुल गांधी की जीत हो गई, तालियां बजाओ, मिठाई। अरे नहीं, जीत नहीं हुई भाई। कोई भी कोर्ट का निर्णय आता है तो हम उसको 2-2 दिन तक लगते हैं पढ़ने में। वैसे बजट का मामला है, बजट देखिए, बजट होते से ही लोग रिएक्शन देने शुरू होते हैं। अरे बजट इतना बड़ा पोथा है, 15 दिन बाद पता पड़ता है कि सरकार ने बुरी तरह से ठोका है। 15 दिन बाद खबरें आती हैं। तो पढ़ो, हर चीज को थोड़ा सा देख के करो, निडर होके काम करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ललित सूरी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके फार्म हाउस से ऑर्गेनिक खाना आता था, जिम जाते थे, और जब भी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में थे, कभी टकरा जाते थे, तब हम रिपोर्टिंग करते थे तो मुझे बोलते थे कि तुम्हारा वेट कम करो, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ।
मैं तो आज भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो बेचारे 15 साल पहले निकल गए। इतना बड़ा प्लेन एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग मर गए, एक बच गया, बताओ। तो जीना मरना ये ऊपर वाले के हाथ में है। ये छिछोरे नहीं तय करेंगे आपको, आप जीना हो का मरना है। तो कोई गोली मार देगा, कोई ये, कुछ नहीं करना। और नुकसान क्या करना, हमारा क्या क्या कर लोगे, ना प्रॉपर्टी है ना बैंक बैलेंस है, क्या उखाड़ लोगे हमारा। जो कुछ भी है आमने सामने बात करो। जब आप ईमानदार होंगे तो ये डरना शुरू होते हैं। इसलिए मैं अपना लीडर होकर काम करता हूं। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या करेंगे, जब होगा तो होगा। किसी ने मारना ही तय होगा तो मर जाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, लेकिन रोज मरेंगे नहीं डर डर के। कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं, कई नेताओं की बातें हैं। 90% बीजेपी की मैं बता रहा हूं आपको, पूरा भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के, 2 लोगों के प्रकोप से प्रताड़ित है। जब भी अकेले को मिलो एक खंदा भीग जाता है, इतना रो देते हैं और कहते कि यार तुम ही ठीक कर रहे हो। कई जगह हमें खबरें बीजेपी वाले ही देते लाके, बोला यार हम नहीं करेंगे। मैं ऐसे कई जनरल सेक्रेटरी बता सकता हूं कि जो रात को ऑटो से आते हैं घर में मिलने, दिन में नहीं मिल सकते। सब लोग परेशान हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। और ये काम पत्रकारिता का है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, मैं नसीहत देने नहीं आया हूँ, मैं नतमस्तक होने आया हूँ। श्रीकांत वर्मा जी के नाम से अवार्ड है। श्रीकांत जी को मैंने बहुत कम समय के लिए देखा, राज्यसभा में थे, उनकी पत्नी को भी देखा, वो मंत्री भी बनी। एक बात, श्रीकांत जी साहित्य अपनी जगह, श्रीकांत जी की पत्रकारिता अपनी जगह, लेकिन श्रीकांत जी बहुत अच्छे इंसान थे। हमें इंसान होना चाहिए। और मैं अक्सर देखता हूं कि पत्रकारों के लिए ये बहुत थिन लाइन है, क्योंकि पत्रकारिता में आपको इतना लोग डरते हैं या आपको सम्मान देते हैं कि आपका अहंकार ऑटोमेटिक ऊपर आना शुरू हो जाता है। और जब आपका अहंकार ऊपर आ जाता है तो वो अहंकार आपको खा जाता है, और फिर कई बार लगता है कि बुरा लगता है। एक फ्री प्रेस जर्नल का पत्रकार था शिरडी में, उसको किसी ने साईं बाबा संस्थान का ट्रस्टी बना दिया। रोटेशन से बनते हैं 3-3 साल बाद। मैं शिरडी गया तो मैं जनरली कहीं भी भगवान के यहाँ जाता हूँ तो दूर से नमस्ते करता हूँ कि वीआईपी करने में देखो लोग बहुत गाली देते, बोले कौन कुत्ता आ गया, अभी इसकी वजह से और लेट होगा। तो हम ऐसे जा रहे थे, इतने में वो मिला, अरे वानखड़े जी कब आए, अरे आपने बताया नहीं। बोले नहीं अभी बस बाहर से शिखर दर्शन करके। नहीं 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 नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ के ले गया पीछे के दरवाजे से। अब उसको ये बताना था कि वो ट्रस्टी है। वो जो सिक्योरिटी वाले थे उनको बोले दरवाज़ा खोल। अब उसको बेचारे को चाबी मिलने में 2 टाइम लगा, तब तक इसने 3-4 माँ बहनों की गाली उसको रसीद कर दी। उसने खोला, अब मुझे समझ में नहीं आया। अंदर गया तो वो आरती की बिल्कुल तैयारी हो रही थी, तैयारी शुरू हो रही थी। उसने बोला नहीं रुको। तो पुजारी आए, क्या? बोले पड़ोस में एक कमरा है साईं बाबा के मंदिर में, बोले पहले स्वागत करो इनका। सारे लोग लाइन में लगे, उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। और उसके बाद अंदर गया, लोगों को धक्का मारा, खड़े हो जाओ भाऊ आप। आरती हुई, वापस आ गया, बोला वो प्रसाद लेना है, वीआईपी लाउंज में मैंने बोल दिया है। चुपचाप गया, प्रसाद खाया। मेरे साथ वाले मुझे बार बार नहीं, बोला भाऊ अगली बार आप जब भी आओ तो मुझे फ़ोन करना। मैंने दिखना मत तू मेरे सामने फिर अगली बार। मैंने बोला आज कितने लोगों ने मुझे गालियां दी होगी, तुझे तो नहीं जानता कोई, मुझे जानता है। लोग बोलते होंगे कि देखो टीवी पे क्या बोलता है ये साला, देखो इसकी वजह से आरती लेट हो गई, 4-4 घंटे से बच्चों को लेके खड़े हैं, तो धक्का मार के लोगों को निकाल रहा है। मैंने अगली बार मैं तुझे बोलूंगा तो तू क्या कहेगा पता है? कौन से होटल में रुके हो आप, उधर ही रुको, ए जाओ साईं बाबा की मूर्ति उठा के लाओ, भाऊ आए हैं। मैंने मुझे वो नहीं चाहिए। ये अहंकार है। समाज आपको, देखिए हम अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, ऐसा कोई चौथा स्तंभ नहीं है। संविधान के 3 ही स्तंभ हैं, हम चौथा अपने आप को जोड़ते हैं। लोग हमारी इज्जत करते हैं, उस इज्जत के हिसाब से हमें लो प्रोफाइल होकर रहना होगा। लोग आपको मान सम्मान, देखिए उन लोगों को नहीं मिलता जो आपको मिलता है। हर जगह प्रायोरिटी मिलती है। मंत्री जी आपको आते हैं, विधायक आपका सम्मान करते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। नहीं तो लोग विधायक को मिलने के लिए बेचारे तरसते हैं। यदि इतना मान सम्मान आपको मिल रहा है तो ग्राउंड पे रहने का, मैं अक्सर देखता हूँ अरोगेंस बढ़ता है। वो अरोगेंस पे आप कंट्रोल रखिए, आपसे बढ़िया। क्योंकि मैं श्रीकांत वर्मा जी का नाम है इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे इंसान। इस आदमी में मैंने कभी अरोगेंस नहीं देखा। ये आदमी हमेशा ग्राउंड पे रहे हैं, हमेशा सादगी से बात की है। जब भी मिले इतने बड़े साहित्यिक, लेकिन कभी नहीं राजीव गांधी से इतनी नज़दीकियाँ, लेकिन कभी इस आदमी ने उस नज़दीकियों को बेचा नहीं।
उनका घर सबके लिए खुला होता था। युवा पत्रकार जाते थे, उनको बताते थे, कोई चीज़ हो तो उसको समझाते थे। ये नहीं कहते थे कि मैं सांसद हूँ, मुँह उठा के चले आए, कभी नहीं। ये मैंने देखा है, इसलिए उनके नाम से अवार्ड है, वो आप करिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमें दिनकर जी की 4 लाइनें हैं, तो दिनकर जी ने कहा था, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यदि चुप रहे तो हम इसमें से इस पाप के भागीदारी है, इतना याद रखिए। यदि हम मुंह खोलेंगे, हम सवाल पूछेंगे, सिस्टम को जो गलत हो रहा है उसको सीधा करने का प्रयास करेंगे, भला ही सीधा न हो लेकिन कम से कम उस अपराध से हम मुक्त होंगे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ रहेगा उसके भी अपराध लिखेंगे। और फिर गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली है आज। दुर्भाग्य है कि बुद्ध की मूर्ति तब मिली जब पूरे देश पे बुद्धू राज कर रहे हैं, और जब बुद्धुओं से राज, इन बुद्धों के राज से लड़ने के लिए बुद्ध की अहिंसा, बुद्ध की शांति से थोड़ा हटके, थोड़ा उग्र होना पड़ता है। क्योंकि मैं हमेशा मेरे जो प्रोग्राम सुनते हैं उसमें भी ये डायलॉग बार बार बोलता हूँ। क्योंकि एक चाइना टाउन पिक्चर आई थी, उसमें जगीरा नाम का एक विलन था, और वो हमेशा डायलॉग उसके बड़ी अजीब होते थे। तो कुछ फौजी उसको घेरते हैं मारने के लिए, तो वो बोलता है, ए फौजी, मुझे मारने की हिम्मत तो जुटा लेगा, कमीनापन कहाँ से लाएगा। तो कभी कभी आपको यदि लड़ाई जीतनी है तो कमीनापन भी लाना होगा। और इसीलिए उस बुद्ध को माफ़ी चाहते हुए कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोलता हूँ, और वो एग्रेशन इसलिए नहीं है कि मुझे बोलना है, इसलिए कि मैं एक इंसान हूँ। आपके सामने किसी बलात्कार पीड़ित लड़की के न्याय नहीं मिलेगा तो आंखों में आंसू आते हैं। मैं इंसान हूँ, मेरा सीना 56 इंच का नहीं है, लेकिन मेरे पास 100 इंच का दिल है। 56 इंच के सीने में शायद दिल है ही नहीं। इसीलिए वो बोलते हैं कि 700 किसान भी मरे तो मेरे लिए मरे क्या। तो थोड़ा सा एक बहुत 4-5 लाइनें हैं, बहुत बड़े इसने लिखी है, मैं उनका नाम नहीं ढूंढ पाया। नफरत उगाने में समूचा राष्ट्र लगा हो, ये आज की स्थिति है। नफरत उगाने में समूचा राष्ट्र लगा हो, जब शीर्ष पर बैठा कोई धृतराष्ट्र हो, जब इश्क से डर और मीरा को जहर, जब जात पात पर महजब पर हो सारा कहर, जब खून की प्यासी हमारी कौम हो, जब न्याय करने वाले सब मौन हो, तब ज़रूरी है कि मन को शुद्ध कर ले, राम कर ले, नानक कर ले, बुद्ध कर ले, गांधी कर ले। तो इसीलिए जब स्थिति आज की जो 4 लाइनें जो है वही हैं, और फिर निदा फाजली भी कहते हैं, हर बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, हर बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। तो नहीं करने का समय है। यदि गलत हो रहा है तो उसके लिए बात उठाइए। आप सब बड़े पत्रकार हैं, होनहार पत्रकार हैं। आज कुछ लोगों का सम्मान हो रहा है, जिन लोगों का सम्मान नहीं भी हो रहा है उनका भी कंट्रीब्यूशन है पत्रकारिता में। पत्रकारिता में जब सम्मान होता है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सम्मान किस लिए। एक मैंने कभी मेरे ड्राइवर का तो सम्मान नहीं किया, उसने अच्छी गाड़ी चलाई। तो हम भी पत्रकार हैं, हमारा काम यदि अच्छा करता है, लेकिन समाज में अभी इतना दूषित वातावरण हो गया कि अच्छे काम करने वालों को यदि हम नवाजेंगे नहीं तो वो भी हतोत्साहित हो जाएंगे। कहीं तो किसी को लगना चाहिए कि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, तो कोई तो मुझे देख रहा है, कोई तो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। इसलिए ये अवार्ड फंक्शन है। जो विजेता है सबको धन्यवाद, सबको बधाई। जो विजेता नहीं है उनको भी आपके कंट्रीब्यूशन को मैं कम नहीं लिखता। एक बार फिर से इस ग्रामीण पत्रकारिता को मेरा सर झुका के मैं नमन करता हूँ। आपकी पत्रकारिता जिंदा है, इसलिए मेरे जैसे विश्लेषक जिंदा है। जब मेरे पास खबरें ही नहीं होगी गांव की तो मैं विश्लेषण किस बात का करूँगा। इसलिए आपको एक बार धन्यवाद। आज लेट हुआ कार्यक्रम लेट हुआ क्योंकि बहुत सारी मसले थी। एक तो हम जाम में फंस गए थे और पता पड़ा कि वो सिंगल 1 वे ट्रैफिक था, उधर से लोग घुस गए।
तो मैंने बोला इसको रोकता क्यों नहीं है। देखा तो मैजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी में उल्टी आ रही थी। तो मैंने बोला जिस शहर का मैजिस्ट्रेट ही उल्टा चलता हो वहाँ ट्रैफिक के क्या कहने। ये बोल के हमने बोला अब हम मैजिस्ट्रेट के पीछे पीछे ही चले, हम भी थोड़ा कानून तोड़ के रास्ता पलट के आ गए। देरी हो गई कार्यक्रम में, इसलिए मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ आयोजकों की, इसमें कोई गलती नहीं। आपने मुझे बुलाया, आयोजकों ने मुझे बुलाया और लगातार मेरे पीछे फ़ोन करके आप आ रहे थे और मुझे बोल रहे थे आप इतने छोटे जगह आने के लिए। हाँ भाई दी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। भगवान का मतलब भगवान के लिए किसी को भगवान मत बनाइए, खुदा। हमारे इसमें बहुत, आम्बेडकर जी ने भी यही कहा था। जो 25 तारीख का उनका आखिरी भाषण था संविधान सभा में, उन्होंने कहा था कि संविधान बहुत बेहतरीन है या संविधान अच्छा है ये मत कहो, इसको चलाने वाला कौन होगा। मुझे डर है क्योंकि हमारे समाज में व्यक्ति पूजा बहुत होती है और जब व्यक्ति को हम भगवान बना देते हैं तो वो भगवान फिर संविधान को अपने पैरों के नीचे रोनता है। वही स्थिति आज हम देख रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान कहते नहीं, आप तो खुद को अविनाशी कहने लगे, वो नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे। ये पागलपन का, अब दो पागल है इस विश्व में, एक अमेरिका में बैठा है एक दिल्ली में बैठा है और दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि बड़ा पागल कौन। तो हमें इन दोनों पागलों के बीच में हमारी दुनिया, संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा समाज, हमारा यहाँ जो ताना बाना है अलग अलग धर्म जाति का, उसको निभाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्योंकि समाज का प्रतिबिंब हम कहते हैं, अपने आप को हम समाज दिखाते हैं। अंत में लोग कहते हैं कि हम नारद मुनि हमारे सब कुछ गुरु है। माफ कीजिएगा, मैं नारद को गुरु नहीं मानता पत्रकारिता का, क्योंकि नारद थोड़ी सी बात इधर उधर करते थे, थोड़ी बड़ा चढ़ा के बोलते थे। मैं पत्रकारिता का यदि किसी को गुरु मानता हूं तो महाभारत के संजय को मानता हूं, क्योंकि उसने जो दिखा वही बताया। उस गीता में 2 श्लोक धृतराष्ट्र के भी है। वो संजय को पूछता है कि तुझे कोई अच्छा दिखता नहीं क्या, तो क्यों ये खबरें बार बार बताता है। तब वो कहता है कि क्या करूं महाराज, जो घटित हो रहा है वही बताने की दिव्य दृष्टि मेरे पास है। तो आज के पत्रकारिता में जो घटित हो रहा है वही समाज को बताने की दिव्य दृष्टि भगवान ने आपको दी है, समाज ने आपको दी है। तो संजय को अपना गुरु मानिएगा, नारद को मत मानिए, और जो दिखता है वो लिखिएगा, बड़ी ताकत के साथ लिखिएगा। मैं यही एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, और मेरे 2 शब्द मैं यही विराम देता हूँ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद उसके लिए। कुछ गलत बोला हो, आपको आपका मन दुखा हो तो गाली मुझे देना, इसमें आयोजकों की कोई गलती नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं